नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब पाकिस्तान की जनरल की मौत आती है, मौत मतलब शारीरिक अर्थ में नहीं, पाकिस्तान के जनरल की या पाकिस्तान के हुक्मरानों की मौत आती है तो भारत की तरफ भागते हैं। और वो भूल गए कि ये पुराना भारत नहीं है। 2014 में भारत बदल गया। भारत के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बदले हैं तब से भारत का तेवर बदल गया, भारत की नीतियां बदल गई, भारत की सोच बदल गई और भारत का एक्शन लेने का तरीका बदल गया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात शायद समझ में नहीं आई है, या जिन लोगों ने तय कर लिया होता है कि उनको आत्महत्या करनी है, उनको कोई बात समझ में नहीं आती। तो उसी तरह के रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मई 2025 की ही बात है। जिस तरह का घाव दिया था भारत ने पाकिस्तान को, दूसरा कोई देश होता तो फिर सर उठाने की हिम्मत न करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेशर्म होते हैं जिनके बारे में कहावत है कि आंख में सूअर का बाल होता है। तो पाकिस्तान उन्हीं देशों में है, पाकिस्तान के हुक्मरान उन्हीं देशों में शामिल हैं जिनकी आंखों में सूअर का बाल है, यानी कोई शर्म नहीं है। देश कटोरा लेकर भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में। अब कह रहे हैं कि कर्ज मत दो, हमको दान दो। तो कर्ज भी मांगने की स्थिति में नहीं रह गए। उनको मालूम है कि अब कोई कर्ज भी नहीं देगा, तो दान मांग रहे हैं। दान पर चलने वाला देश आतंक को फैला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। जब पुलवामा का कांड हुआ था तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया था और कहा था कि अगली कोई भी आतंकवादी घटना, उसको हम युद्ध की घोषणा मानेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया भारत ने, कहा कि अभी स्थगित किया है सिर्फ। ये पूरी दुनिया को बता दिया था। तो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान में सर्वशक्तिमान बनने के रास्ते पर है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के संविधान में 27वां संशोधन हो रहा है जिसके जरिए उसको सर्वशक्तिमान बना दिया जाएगा। वो आजीवन फील्ड मार्शल रहेगा और सेना अध्यक्ष भी रहेगा। उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता सिवाय इम्पीचमेंट प्रोसेस के। उसको ये पद मिलने के बाद वहाँ डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई तथा कथित सरकार, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वो अब भी नहीं है, लेकिन एक हाइब्रिड जो है वो माना जाता था। हाइब्रिड व्यवस्था है पाकिस्तान में कि चुनाव भी होता है और सेना का दखल भी रहता है। अब वो चुनाव या चुनी हुई सरकार का मामला खत्म हो गया है। तो ये संविधान संशोधन पाकिस्तान की सेनेट से पास हो चुका है और अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से पास होना है। इस बीच में 6 विपक्षी दलों के गठबंधन ने इसका विरोध करने का सड़क पर उतरकर घोषणा की है। कहा है कि ये संविधान को ख़त्म करने की कोशिश है और इसका विरोध करेंगे। तो पाकिस्तान में सड़क पर विरोध हो रहे हैं। उधर बलूचिस्तान में BLA बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमला कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया था, इसलिए बातचीत चल रही थी दोहा में। बातचीत फेल हो गई। अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और सीमा की बात तो छोड़ दीजिए, इन्होंने हमारे नागरिकों पर हमला किया, हवाई हमला किया। हम इनके घर में घुसकर मारेंगे, हम लाहौर में मारेंगे इनको। हम तो मौजूद हैं, लाहौर से वीडियो आ रहे हैं तालिबान के कि हम यहाँ बम विस्फोट करेंगे, हम यहाँ मारेंगे पाकिस्तानियों को। आसिम मुनीर को ये आप कह सकते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, उस स्थिति में आ गया है। वो फील्ड से फील्ड मार्शल बन गया। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से हारने के बाद, अपने देश की किरकिरी, अपनी फौज की बेइज्जती कराने के बाद उसको उस देश ने फील्ड मार्शल बना दिया और उसकी इज्जत बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 2-2, 3-3 बार बुलाकर उसको खाना खिला चुके हैं। अमेरिका का लक्ष्य दूसरा है, उसको पाकिस्तान से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। पाकिस्तान उसके कितने काम आ सकता है, पाकिस्तान का वो क्या और किस किस तरह से उपयोग कर सकता है, ये देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि उनका अभी तात्कालिक लक्ष्य जो है अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस है, जो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान दिलाने में भी मदद कर सकता है, और अगर मिल जाएगा तो
तो वहाँ अमेरिकी सेना के बने रहने में भी मदद कर सकता है, लॉजिस्टिक्स की और दूसरी तरह की। अब तालिबान से पाकिस्तान के वैसे तो संबंध रहे नहीं कि वो बगराम एयरबेस दिला सके। अफगानिस्तान तालिबान ने सीधे सीधे घोषणा कर दी है कि यहाँ किसी दूसरे देश का विमान नहीं उतरने देंगे बगराम एयरबेस पर, सिर्फ अगर किसी को छूट मिली है तो भारत को। भारत के फाइटर जेट वहाँ उतर रहे हैं, भारत के इंजीनियर वहाँ उतर रहे हैं और तालिबान और भारत की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इससे परेशान होकर मुनीर और उसके साथियों का कहना है कि तालिबान जो कुछ कर रहा है वो भारत की शय पर कर रहा है। तालिबान जो पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहा है वो भारत की शय पर, भारत के समर्थन से कर रहा है। और तालिबान ने, अफगानिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह सदस्यता देने की वकालत की है, सिफारिश की है और कहा क्या है, कहा है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आप दोनों देशों के संबंध कितने प्रगाढ़ हो गए इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। तो बलूचिस्तान, उधर खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान, यहाँ से तो समस्या ही है ही घरेलू समस्या। तहरीक लद्दाख पाकिस्तान, पिछले दिनों उनका प्रदर्शन हुआ, हिंसक हो गया, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और वो अब पाकिस्तान की सेना के कहे में नहीं है। ये तो घरेलू फ्रंट पर जो है चुनौतियां और समस्याएं हैं मुनीर के सामने। लेकिन ऐसे में उसने तय किया कि वो भारत से पंगा ले ले। दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ, जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये जो डॉक्टरों का नया जो मॉड्यूल बनाया है पाकिस्तान के जिहादियों ने, वो ज़्यादातर सब पकड़े गए। 3-4 डॉक्टर पकड़े गए हैं, उनके साथी पकड़े गए, सब गिरफ्तार हुए हैं। केवल एक वो जो जिहादी डॉक्टर था जो उस गाड़ी में बैठा था, वही बम विस्फोट में मरा है और ये मान सकते हैं कि उसने जानबूझकर विस्फोट किया और शहीद का दर्जा पाने की कोशिश की। तो जन्नत में क्या मिलेगा उसको ये तो पता नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ उसके शरीर के चिथड़े मिले, ये पता चला। अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है। हर आतंकवादी के घर वाले कहते हैं कि हमको पता नहीं और हमारे घर का सदस्य, हमारा बच्चा जो है निर्दोष है। वही कहानी फिर चल रही है। लेकिन उसके बारे में उसके साथियों ने जो बताया है, उसके साथी जो कर रहे थे, हजारों किलो विस्फोटक बरामद हो रहे हैं फरीदाबाद से लगातार। कल फिर बरामद हुआ है। लेकिन मुनीर की समझ में नहीं आ रहा है कि उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय ही जब उसको स्थगित किया था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगला कोई भी हमला, आतंकवादी हमला, उसको हम युद्ध मानेंगे और हम केवल आतंकवादियों को सज़ा नहीं देंगे, उनके आकाओं को भी सज़ा देंगे। तो पाकिस्तान ने शायद अपने घरेलू मोर्चे से ध्यान हटाने के लिए मुनीर ने ये आतंकवादी हमला कराया, ये आतंकवादी मॉड्यूल जो था इसको एक्टिवेट किया है। उसको उम्मीद है कि भारत अगर इस बार हमला करेगा तो अमेरिका उसका साथ देगा। तुर्की पहले से साथ दे रहा है, सऊदी अरब से समझौता हुआ है इसलिए सऊदी अरब साथ देगा। सऊदी अरब कुछ नहीं करने वाला है, पैसा उसके कटोरे में भीख डालने के अलावा सऊदी अरब कुछ नहीं करने वाला। सऊदी अरब के पास अपनी कोई फ़ौज नहीं है, वो पाकिस्तान की फ़ौज को किराए पर लेता है। तो सऊदी अरब क्या करेगा? सऊदी अरब हथियार के लिए अमेरिका पर निर्भर है। तो सऊदी अरब के पास तेल और पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की मदद कोई सऊदी अरब कर पाएगा, इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और सऊदी अरब को पाकिस्तान से ज़्यादा भारत से संबंध की ज़रूरत है, ये भी बात स्पष्ट है। अब पाकिस्तान में ये दहशत है, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर, सोशल मीडिया में और वहाँ की सरकार में, सब जगह ये दहशत है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। वो कह रहे हैं कि भारत को ये नहीं करना चाहिए कि इस आतंकवादी हमले के तार को पाकिस्तान से जोड़ दे, पाकिस्तान से संबंध बता दे। उसको डर लगा हुआ है कि अब भारत हमला करेगा ज़रूर, कब करेगा, किस तरह से करेगा मालूम नहीं है। पिछला हमला लीड किया था हमारी एयरफोर्स ने और इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि अगला हमला हमारी नेवी लीड करेगी और इस बार हमारी थल सेना चुपचाप नहीं बैठेगी। इस बार केवल एयरबेस और आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर उड़ाकर हम संतुष्ट नहीं होने वाले,
वहां तक नहीं रुकने वाले हैं। इस बार पाकिस्तान का टूटना तय है। कितने टुकड़ों में, कितना हिस्सा, ये बाद में तय होना है। लेकिन ये भी बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। बहुत सोच समझकर, रणनीतिक ढंग से प्लान करके, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे ज़्यादा बड़ी प्लानिंग से। और आप मान कर चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो हमारी सैन्य ताकत थी उससे आज कई गुना बढ़ चुकी है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो ताकत है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी उसमें कमियां थीं उन सबको दुरुस्त कर लिया गया है। और उसके बाद भारत ने लगातार दिन रात अपनी ताकत बढ़ाई है, चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो या नौसेना हो, हर क्षेत्र में। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि किस तरह से उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है, प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा सैटेलाइट का इस्तेमाल। अब भारत को पता चल गया है कि पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी परमाणु हथियार हैं वो कहाँ हैं और उन पर वो कैसे हमला कर सकता है। तो इसलिए कोई भी बचाने की कोशिश करेगा उससे भारत रुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आज तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। अब उनको पता चलेगा कि उनकी रुकवाने की ताकत कितनी है जब ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण शुरू होगा। तो आसिम मुनीर ने ये काम करके, यानी ये जो दिल्ली में बम धमाका हुआ है, ये करके अपनी मौत को न्योता दिया है। तो अब वहाँ उसकी फौज में, उसकी सरकार में और उसके देश के लोगों में दहशत है। सबसे ज़्यादा दहशत में होगा आसिम मुनीर। क्यों कह रहा हूँ? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बंकर में जाकर छिप गया था। अब कहाँ छिपेगा? भारत को पता है किस बंकर में छिपा था। तो भारत की नज़र सिर्फ दो देशों पर होगी, इजराइल और रूस। इजराइल और रूस भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे कभी, लेकिन सवाल यह है कि कितना साथ देंगे। रूस खुद युद्ध में फंसा है, इजराइल भी फंसा है, इसके बावजूद दोनों देश भारत की मदद कर रहे हैं। अब इस युद्ध में जो कि होना अवश्यंभावी है, जिसको अब कोई रोक नहीं सकता है होने से, उसमें इजराइल और रूस की कितनी भूमिका होगी भारत के सहायक के रूप में, ये देखने की बात होगी। लेकिन भारत इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि अगर इन देशों की कोई बड़ी मदद नहीं मिलती तो भी भारत की नेवी ऐसी है कि अगर इस बार नेवी ने पहला मोर्चा संभाला तो पाकिस्तान की नेवी का नामो निशान मिट जाएगा। और थल सेना अगर उतरी मैदान में तो आप मान कर चलिए कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो भारत चाहेगा वो भारत में शामिल हो जाएगा। तो ये लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर की तरह सीमित नहीं होने वाली है, ये थोड़े दिन में नहीं रुकने वाली है, लेकिन ये बहुत लंबी भी नहीं चलने वाली है। भारत अपना लक्ष्य तय करता है, लक्ष्य हासिल करता है और फिर कहता है कि हो गया हमारा काम। तो भारत को मालूम है कि उससे क्या हासिल करना है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पता था, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद और चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ जाकर रुकना है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि वो आगे इस तरह की हरकत न करे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को लगा था कि ये डेटरेंस हमने खड़ा कर दिया है, अब पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका का जो साथ मिला है उसके बाद से उसका हौसला और बढ़ गया है। और ये बात भी मानकर चलिए कि चीन पाकिस्तान की मदद में खुलकर कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन वो ज़रूर चाहेगा कि भारत का जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके होने दिया जाए। इसलिए वो चाहेगा कि लड़ाई लंबी खींचे, जो भारत के हित में नहीं है, भारत के आर्थिक विकास के हित में नहीं है। इसलिए भारत जो है तत्काल फौरी कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो मारक हो, प्रभावी हो, लेकिन कम से कम समय में लक्ष्य को हासिल किया जा सके, ऐसी लड़ाई लड़ेगा। अब इसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं रह गया है कि भारत ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। सवाल सिर्फ यह है कि कब करेगा, और उसकी टाइमिंग जो है, मुझे लगता है कि उस पर रणनीति प्रधानमंत्री आज लौट आए
भूटान की यात्रा से। सीसीएस की बैठक होनी है आज। सीसीएस की बैठक में रणनीति तय हो जाएगी और संभव है कि समय भी तय हो जाए कि हम कितना समय लेंगे रणनीति तैयार करने में और कितना समय लेंगे एक्शन शुरू करने में। जाहिर है कि इसमें सबसे बड़ी सेज जो है हमारी फौजों की होगी, थल सेना, वायुसेना, नौसेना की। तीनों के प्रमुख भी बैठक में होंगे और उनके साथ बैठकर रणनीति तय होगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी होंगे और उसमें तय होगा कि अगला कदम क्या होगा, नहीं अगला कदम कब होगा। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए समय का। पाकिस्तान को उसका जब से जन्म हुआ है तब से अब तक का सबसे बड़ा सदमा पहुंचने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।